अगर आपने 1 जनवरी 2025 को गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर में 1 लाख रुपए भी डाला होता तो आज उनकी वैल्यू ये हो चुकी होती। मतलब तीनों ही कमोडिटी मेटल्स में आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बन जाते। एंड ये नंबर्स आपको क्लियरली दर्शाते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले 1 साल में। सो अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज को फॉलो करते होंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहा है, ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर भी अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, चाइना और कनाडा में डील हो रही है, डॉलर बहुत ही ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इन सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को इस वीडियो में डिकोड करते हैं एंड फिर ये भी देखते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपको यहां से क्या करना चाहिए। तो पहले हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। जब से ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं हमने देखा है कि आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मेजर अनाउंसमेंट करते रहते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं। अभी कुछ महीनों पहले टैरिफ्स का हर जगह बोलबाला था, बट टैरिफ से फोकस हटते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। फिर अभी रिसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसके लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्री से भी दुश्मनी मोल दी। अब ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के पीछे बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मल्टीपल रीजंस हैं। पहला कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल का भरपूर भंडार लगा हुआ है एंड आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन्स, ईवीज, डिफेंस इक्विपमेंट में रेयर अर्थ मेटल का बहुत ही ज्यादा यूज है। एंड अभी चाइना इन रेयर अर्थ मेटल की टोटल सप्लाई का 70 to 80% कंट्रोल करता है एंड यूएसए से ये देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करके वहां के रेयर अर्थ मेटल के रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहता है जिससे वो चाइना को टक्कर दे सके। और ये सिर्फ मिनरल्स के बारे में नहीं है, ये ट्रेड रूट के बारे में भी है। सो जैसा आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड का भी आइस मेल्ट होते जा रहा है, जिससे एक नया पैसेज क्रिएट हो रहा है जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज। आज दुनिया को ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट करने के लिए स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल है, बट कल को जो ग्रीनलैंड को ओन करेगा वो शायद दुनिया के फ्यूचर में आने वाले मेजर और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को भी कंट्रोल करेगा। सो ये पूरा जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस का भी गेम है। अब आते हैं वेनेजुएला क्राइसिस पे। सो रिसेंटली यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर भी अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया एंड इसके पीछे अगर यूएसए के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करें तो एक एंगल ये भी निकल के आता है कि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व भी थे, तो इससे यूएसए ऑयल मार्केट में ज्यादा डोमिनेट कर पाएगा और ऑयल के प्राइसेस को भी कंट्रोल कर पाएगा। बट ये सिर्फ एक वेनेजुएला का इशू नहीं है, तो हो सकता है कि इसी एग्जांपल को मानते हुए चाइना भी ताइवान के ऊपर कल अटैक कर दे एंड ताइवान के ऊपर अटैक करने के बाद चाइना शायद दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी डोमिनेट करेगा, क्योंकि ताइवान पूरी दुनिया का 50% से भी ज्यादा चिप्स, सेमीकंडक्टर्स ये सब बनाता है एंड आज के टाइम में जो सेमीकंडक्टर को रूल करेगा वही शायद दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर होगा। तो चाइना भी तो सेम रीजन से ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। और रिसेंटली एक और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है, चाइना और कनाडा के बीच में भी एक ट्रेड डील साइन हुई है, क्योंकि हिस्टोरिकली कनाडा हमेशा यूएस का एलाय रहा है, बट रिसेंट टाइम्स में कनाडा और यूएसए के बीच में टेंशन बढ़ी हैं और कनाडा और चाइना के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। और अगर कनाडा और चाइना आपस में क्लोज आते हैं तो यूएसए का कनाडा के ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और अल्टीमेटली यूएसए और चाइना के बीच में ही तो ये रेस चल रही है कि आने वाले टाइम में दुनिया का सुपर पावर कौन बनेगा और पूरी दुनिया को आगे आने वाले टाइम में कौन कंट्रोल करेगा। आप स्क्रीन पे भी ग्राफ देख सकते हैं, कंट्रीज अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्योंकि उनका भरोसा यूएस गवर्नमेंट और डॉलर के ऊपर कम होते जा रहा है एंड इस वजह से ही सेंट्रल बैंक्स का पैसा गोल्ड, सिल्वर जैसे कमोडिटी मेटल्स की तरफ बढ़ रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको समरी दूं तो इसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ही गोल्ड एंड सिल्वर और इनफैक्ट कॉपर में भी हमें ये रैली देखने को मिल रही है। बट 22 जनवरी थर्सडे को इंडियन मार्केट्स में सिल्वर एंड गोल्ड ईटीएफ्स के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। सो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में तो बिल्कुल भी नहीं गिरे, बट इंडियन मार्केट्स में गोल्ड का ईटीएफ और सिल्वर का ईटीएफ 10 से 17% तक करेक्ट कर गया। तो दिन के एंड में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, बट इतना ज्यादा करेक्शन क्यों आया? तो इसका मेन रीजन है कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग का भी एक मेजर ड्रॉबैक है। बहुत बार होता है कि ईटीएफ्स अपने फेयर वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर निकल जाते हैं, वो काफी बार प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करते हैं बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एंड रिसेंट टाइम्स में गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में ही बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली है, डिमांड बढ़ी है, तो इस वजह से वो ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहे थे। और एक हल्की सी नेगेटिव न्यूज आने पे भी
ये ETFs बहुत ही शार्पली करेक्ट करते हैं। बट 22 जनवरी को आप सोच रहे होंगे कि क्या सडनली नेगेटिव न्यूज आई। तो जैसा आपको याद हो, ट्रंप ने दर्शाया था कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नेटो अलायंस के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करना स्टार्ट किया था और इनफैक्ट 10% के टैरिफ्स भी लगा दिए थे। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रंप से वो भी दुश्मनी मोलने को रेडी हैं और इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के साथ ट्रेड डील को भी कैंसिल कर दिया। तो बाद में इसी की डिफेंस में डोनाल्ड ट्रंप सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे अब वो उनको कैंसिल करते हैं और वो डायलॉग के लिए रेडी हैं और इनफैक्ट ग्रीनलैंड के ऊपर भी वो कब्जा करने के लिए अटैक नहीं करेंगे। तो दोनों ही सुपर पावर से जब ऐसे सॉफ्ट स्टेटमेंट्स आने लगी तो ये कमोडिटीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो वॉर की अनसर्टेनिटी थी ओवर द ग्रीनलैंड इशू वो सडनली ड्रॉप कर गई। सो आज जो हमें ETFs में वोलेटिलिटी देखने को मिली वो इंडियन बेस्ड ज्यादा थी। ग्लोबल मार्केट में स्पॉट प्राइसेस में USD चार्ट पे गोल्ड एंड सिल्वर में कोई मेजर करेक्शन नहीं आया। बट एक चीज आप हमेशा याद रखें कि कमोडिटीज हमेशा ही बहुत रिस्की होते हैं। वो जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से वो नीचे भी गिर सकते हैं। एंड दैट इज वाई कमोडिटीज आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्ट होने चाहिए ताकि आप ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बस अपने आप को हेज कर पाएं। बट अगर आप कमोडिटीज में हेविली इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको एग्जिट भी लेना है। अब लास्ट में हम बात करते हैं वीक डॉलर की। 2025 डॉलर के लिए वर्स्ट ईयर रहा है सिंस 1973। फर्स्ट हाफ में ही डॉलर इंडेक्स 10% तक नीचे गिर गया था। अब इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं। यूएसए के ऊपर अभी आज के डेट में $38 ट्रिलियन का डेट है, तो वहां पे फिजिकल डेफिसिट के कंसर्न्स हैं और रिसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं और आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स कट होने के एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और जो भी हमने जियोपॉलिटिकल लेवल पे अनसर्टेनिटीज देखी और कैसे पावर जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, कंट्रीज का डॉलर के प्रति और यूएस गवर्नमेंट के प्रति भरोसा कम होते जा रहा है, तो इस वजह से अगर डॉलर वीक रहता है क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे डॉलर्स में होती है तो बाकी सारी कंट्रीज के लिए डॉलर टर्म्स में वो कमोडिटी सस्ती पड़ती है। तो अगर प्राइसेस कम होंगे तो ऑब्वियसली उस स्पेसिफिक कंट्री में डिमांड ज्यादा होगी कमोडिटी मेटल्स की। एंड दैट इज वाई ये भी वन ऑफ द रीजन है कि गोल्ड एंड सिल्वर में हमें अच्छी रैली लास्ट एक साल में देखने को मिली है। सो समिंग अप द वीडियो, ट्रंप ने जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज क्रिएट की हैं ओवर टैरिफ इशू, फिर वेनेजुएला का इशू, फिर ग्रीनलैंड का इशू और डॉलर और यूएस गवर्नमेंट वीक होते जा रही है, लोगों का भरोसा फिएट करेंसी के ऊपर कम होते जा रहा है। सो दैट इज वाई जिसको हम बोलते हैं गॉड्स मनी, गोल्ड एंड सिल्वर, उसकी तरफ हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही हैं। और यहां से भी कमोडिटीज और ज्यादा रैली करेंगी या फिर नहीं, ये सब ग्लोबल अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब तक अगर ट्रंप पावर में है और वो ऐसे अनसर्टेनिटी और ज्यादा क्रिएट करते जाएंगे तो कमोडिटीज की रैली और शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।